मोहब्बत से ज्यादा मोहब्बत है तुमसे, मोहब्बत से ज्यादा मोहब्बत है तुमसे। ये दिल कह रहा है कसम से तुम्हें चाहती हूँ मैं, चाहत से ज्यादा तुम्हें चाहती हूँ मैं, चाहत से ज्यादा। ए रब जानता है कसम से मोहब्बत से ज्यादा मोहब्बत है तुमसे। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। तो आइए आज मैं आपके लिए सीडीपी सीटेट सिलेबस के तहत आज नए चीज पर डिस्कशन करते हैं और वह है लर्निंग जिसे हिंदी में अधिगम या सीखना कहा जाता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग लर्निंग के बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट जानें। यहां से एक सवाल उठता है कि आखिर लर्निंग या अधिगम या सीखना होता क्या है वास्तव में, और इसकी शुरुआत कब होती है, और इसको हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, और सबसे ज्यादा लर्निंग कहां पे होगी, और हम किस प्रकार से अपने आप को लर्निंग के लायक बना सकते हैं। तो जानते हैं एक करके। सबसे पहले समझिएगा कि लर्निंग जो होता है एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो हमें जन्म से ही शुरुआत हो जाती है, बाय बर्थ। यानी जब बच्चे का जन्म होता है तो उसी समय से उसमें सीखने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। लेकिन यह जो क्षमता होती है वह जन्मजात होती है, वह इनेट एबिलिटी होती है, वह माता पिता के द्वारा ही उसमें डाल दिए जाते हैं। तो इन बातों का ख्याल रखेंगे। तो लर्निंग जो होती है प्रक्रिया की शुरुआत जन्म से होती है, लेकिन यह क्षमता जो होती है वह जन्मजात होती है, लेकिन यह अर्जित किया जाता है वातावरण के द्वारा। यानी लर्निंग कहां से शुरू होती है, यानी कहां से होती है, तो वातावरण से होती है, पर्यावरण से होती है। लर्निंग कहीं से भी की जा सकती है, यानी यह सीखने के लिए हर जगह पे बच्चा सीख सकता है, बस उसके अंदर रुचि होनी चाहिए, सीखने के प्रति जागरूकता होनी चाहिए। लर्निंग जो होती है जन्म से मृत्यु पर्यंत यानी मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया होती है। और गेट्स महोदय ने एक बात कही है सीखने के बारे में कि अनुभव यानी प्रशिक्षण, अनुभव जिसको आप बोलते हैं, एक्सपीरियंस बोलते हैं आप, यानी अनुभव यानी एक्सपीरियंस एवं प्रशिक्षण, यानी जिसे हम इंग्लिश में ट्रेनिंग कहते हैं, द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन जो होते हैं वही अधिगम कहलाता है। यानी जब तक आपके व्यवहार में परिवर्तन नहीं होता है तब तक वह लर्निंग नहीं कहलाता है। और अनुभव, आप जानते हैं कि व्यक्ति जो होते हैं विभिन्न संदर्भों में अपने आप को रख कर देखता है या उससे कुछ सीखने के प्रयास करता है या उसके अनुरूप बनने का प्रयास करता है। तो या आप जब वातावरण में रहते हैं तो आपके पास क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के अनुभव प्राप्त होते रहते हैं, या जब आप ट्रेनिंग ले लेते हैं, आप प्रशिक्षण लेते हैं, आप विशेष कौशल को अपने अंदर सीखते हैं, तो उसके द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है उसे ही हम अधिगम कहते हैं। अब गौर कीजिएगा, मान लीजिए कि हमें साइकिल चलाना सीखना है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम उसके लिए ट्रेनिंग लेते हैं, और ट्रेनिंग के बाद हमारे अंदर क्या आती है, अनुभव आती है, और उसके बाद हमारे अंदर जो व्यवहार में परिवर्तन आता है। आप देखते हो कि बच्चा जो है पहले साइकिल को चलाता है और उसके बाद जब चलना सीख जाता है तो धीरे धीरे वह स्पीड चलाना शुरू करता है। उसके बाद वह क्या करता है कि आप देखते हो कि वह दोनों हाथों को छोड़ने का प्रयास करता है या विभिन्न प्रकार के स्टंट करना शुरू कर देता है। तो ये जो व्यवहार में उसके परिवर्तन आ रहे हैं किसके द्वारा, उसके अनुभव के द्वारा, उसके प्रशिक्षण के द्वारा, तो वही जो होता है उसका लर्निंग कहलाता है। दूसरी बात, जो लर्निंग होती है यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो लोग इसे भूलते नहीं है, बल्कि इसमें कमी आ सकती है लेकिन इसे समाप्त नहीं किया जा सकता। मान लीजिए कि आपने एक बार गाड़ी चलाना सीख लिया, और अगर आज के बाद 20 साल बाद भी आप चलाएंगे तो गाड़ी तो चला लेंगे, लेकिन उतना ज्यादा कंट्रोल नहीं होगा, उतनी ज्यादा पकड़ नहीं होगी, और आप उतने बेहतर से नहीं चला पाएंगे। जैसे आप किसी बच्चे को किसी भी चीज के बारे में बता देते हैं, तो वह जो होती है एक ऐसी प्रक्रिया होती है, प्रशिक्षण जब आप देते हैं, व्यवहार में उसको परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं अनुभव के द्वारा, तो वह आज से 50 साल भी बाद भी उसके बारे में
उसे पता जरूर होता है, भले ही उसमें कमी आ जाए। जैसे एक और एग्जांपल देखिएगा, मान लीजिए कि आपने कंप्यूटर सीखा, टाइपिंग सीखा, तो जब आपने टाइपिंग करना सीख लिया, अभी आपका 50 प्रति मिनट स्पीड है, और आपने क्या किया कि इसको अभ्यास करना, प्रैक्टिस करना छोड़ दिया, और आज के बाद 10 साल बाद जब आपको कीबोर्ड दी जाती है और टाइपिंग करने के लिए, तो हाँ सही बात है कि आप 1 मिनट में 50 का स्पीड तो नहीं रखेंगे, लेकिन प्रैक्टिस जब करेंगे तो धीरे धीरे आप में क्या हो जाएगी, फिर से ये प्राप्त हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपको टाइपिंग करने का ज्ञान ही नहीं होगा। तो इन बातों का आप ख्याल रखेंगे कि अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में जो भी परिवर्तन आते हैं वह अधिगम कहलाता है, लर्निंग कहलाता है। और लर्निंग कहाँ से होती है, तो लर्निंग करने के लिए हमें वातावरण या पर्यावरण की आवश्यकता होती है। तो आप जानते हैं कि आखिर वातावरण कितने प्रकार के होते हैं। तो जो वातावरण होता है या पर्यावरण होता है वह 2 प्रकार का होता है, इंटरनल, एक्सटर्नल, आंतरिक और बाह्य। देखिएगा, आंतरिक कहने का अर्थ क्या होता है, क्या जब आप किसी कमरे में बंद होते हैं, या कमरे के जब बाहर आते हैं, या घर में रहते हैं, या स्कूल में रहते हैं, कक्षा में रहते हैं, या उसके बाहर जाते हैं, तो क्या उस चीज को इंटरनल और एक्सटर्नल कहा जाता है, आंतरिक और बाह्य कहा जाता है? तो ऐसी बातें नहीं है। आंतरिक वातावरण जो होता है, आपको पता है कि बच्चे जो होते हैं जन्म से पहले, वह जब कंसेप्शन यानी गर्भाधान की प्रक्रिया शुरू होती है, टू बर्थ, यानी हम कह सकते हैं कि गर्भाधान से जन्म तक जो वातावरण मिलता है बच्चे को, वह इंटरनल, आंतरिक वातावरण कहलाता है। और या इसी को हम कह सकते हैं कि बच्चे गर्भ में जब तक रहते हैं तब तक वह आंतरिक वातावरण उसका होता है। और यह जो पीरियड होता है, जिसे हम प्रीनेटल पीरियड भी कहते हैं, प्रीनेटल पीरियड कहिए, यानी पूर्व, इसको कहा जाता है पूर्व शैशव काल कहिए इसको, या पूर्व शैशवावस्था, यानी शैशवावस्था से पहले के काल होते हैं प्रीनेटल पीरियड, जो कितने दिन तक चलता है, 9 महीने और 10 दिन का समय होता है, जिसे हम अगर दिन में कहे तो 280 दिन, सप्ताह में कहे तो 40 सप्ताह। तो ये सारा जो होते हैं, यानी माता के गर्भ का समय, वो इंटरनल वातावरण कहलाता है। लेकिन जो उसके जन्म के बाद, यानी कह सकते हैं कि बर्थ टू टिल डेथ, ये जो होता है बर्थ टू टिल डेथ, यानी जन्म से मृत्यु तक, जन्म से मृत्यु तक जो उसे बाहरी, यानी माँ के गर्भ के बाद का जो भी मिलता है, वो सब का सब उसका एक्सटर्नल या बाह्य वातावरण कहलाता है। उसके बाद समझिएगा, लर्निंग की जो शुरुआत होती है, सीखने की जो प्रक्रिया की शुरुआत होती है, कहाँ से होती है, एक्सटर्नल वातावरण से शुरू होती है, और जो कब तक चलती रहती है, मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। आपने देखा कि चेंज इन बिहेवियर, व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ही क्या कहलाता है, लर्निंग कहलाता है, अधिगम कहलाता है। लेकिन अब हम जानेंगे कि क्या अधिगम और सीखना, जो कि लर्निंग को तो हिंदी में अधिगम या सीखना आप कहते हैं, क्या अधिगम और सीखना दोनों एक ही टर्म है या अलग अलग चीजें होती है? तो ये दोनों में अंतर होता है। जिस कार्य के लिए आप, यानी जिस कार्य के लिए, जिस उद्देश्य के लिए आप किसी जगह पे जाते हैं या जा रहते हैं, या जिस उद्देश्य से आप किसी कार्य को कर रहे हैं, अगर उसकी प्राप्ति हो जाती है तो हम उसे कहते हैं कि अधिगम हुआ, और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम कहते हैं कि अधिगम नहीं हुआ। यानी सिंपल समझिएगा कि जिस कार्य को सीखने के लिए आप आते हैं या बैठते हैं, और उस कार्य को अगर आप सीख लेते हैं, तो माना जाता है कि आपके अधिगम की प्रक्रिया संपन्न हो गई। लेकिन आप जैसे यहाँ पे आए हैं,
सीटेट क्वालिफाई करने के लिए और आप उसी के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, और अगर आपके उद्देश्य की पूर्ति, आप उस रास्ते पर पढ़ तो रहे हैं लेकिन आप उसके द्वारा आप जो सीटेट में क्वेश्चन पूछी जाती है उस तरह का पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो आपके उद्देश्य की प्राप्ति भी नहीं होती है, तो हम कहेंगे कि आपके अंदर अधिगम नहीं हुआ। वैसे पढ़ने का काम चल रहा है लेकिन आप जिस उद्देश्य से आए थे उसकी पूर्ति नहीं हुई, तो हम कहेंगे कि अधिगम नहीं हुआ। जैसे अगर हम किसी खेत में जाते हैं और वहां से हमें किसी चीज को काट कर लाना होता है, ये मेरा उद्देश्य है, और हम जाकर और वहां पे टाइम गुजार देते हैं, उधर से खाली हाथ चले आते हैं, तो हम कहते हैं कि वहां पे अधिगम नहीं हुआ। तो सीखना क्या है? सीखना कहीं भी हो सकता है, उसका कोई उद्देश्य नहीं होता है। चाहे आप जिस मर्जी से हो, अपने आप भी सीख लेते हैं, किसी के द्वारा भी सीख सकते हैं, उसका कोई उद्देश्य नहीं होता है, और यह हर जगह पे होती रहती है। यानी सीखना जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो कहीं भी किसी भी प्रकार से किसी भी जगह पे सीखी जा सकती है। लेकिन अधिगम एक विशेष उद्देश्य के लिए ही होता है। अगर उद्देश्य में सफलता नहीं मिलती है तो वह सीखना अधिगम नहीं कहलाता है। लर्निंग तीन तरीके से होते हैं। देयर आर थ्री वेज ऑफ लर्निंग। ध्यान दीजिएगा, जो हमारी अधिगम की प्रक्रिया होती है वह तीन प्रकार से की जाती है। पहला होता है टेम्पोरेरी चेंजेस, जिसको हम अस्थायी परिवर्तन कहते हैं। और यह जो परिवर्तन होता है वैसा परिवर्तन होता है जो कि इमोशन की वजह से आते हैं। मान लीजिए आपको अभी जो इमोशन है, क्रोध का है, प्रेम का है, लगाव का है, तो यह कुछ पलों के लिए रहता है, उसके बाद यह समाप्त हो जाती है। या बीमारी से होने वाले जो परिवर्तन होते हैं, मान लीजिए कि आप बीमार पड़ गए, तो उस समय जो आपके ऊपर जो परिवर्तन आया, आपके व्यवहार में जो परिवर्तन आया, वो सारा जो परिवर्तन होगा अस्थायी परिवर्तन होता है, नहीं, टेम्पोररी चेंजेस होता है। यानी कि ऐसा परिवर्तन जो कुछ समय के लिए होता है और इमोशन की वजह से होता है, बीमारी की वजह से होता है, और फिर वह समाप्त हो जाता है, उसको हम टेम्पोररी चेंज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपकी माँ बीमार है और आप टीवी को ज्यादा साउंड करके सुन रहे हैं, तो आपकी माँ उधर से आपको कुछ ऐसे शब्द का प्रयोग कर देती है जो आपको अच्छे नहीं लगती है, और यहाँ तक यह भी कह देती है कि आप उस टीवी को बंद करो, नहीं तो टीवी फोड़ दूंगा। तो ये सारा जो बदलाव है उसको किस कारण से हुआ? बीमारी के कारण है। फिर क्या यह हमेशा वैसे ही माँ बोलती रहेगी? नहीं, जब वो ठीक हो जाएगी और जब आप टीवी देखेंगे या कोई कार्य करेंगे तो वह उससे चिढ़ेगी नहीं, उसमें आपको कुछ बोलेगी नहीं। तो ये एक ऐसा परिवर्तन जो बच्चे में एक कुछ समय के लिए होती है और उसके बाद वो फिर समाप्त हो जाती है, तो उसे हम अस्थायी परिवर्तन कहते हैं। दूसरा होता है परमानेंट चेंजेस या अस्थायी परिवर्तन। कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो सदा सदा के लिए बने रहते हैं, और यह परिवर्तन जो होता है वह मैच्योरिटी की वजह से होता है, परिपक्वता की वजह से होता है। और परिपक्वता दो शब्दों से मिलकर बनता है, अनुभव और प्लस आपका कौन चीज, तो अवस्था। यानी अनुभव प्लस अवस्था जो होते हैं, यानी एक्सपीरियंस्ड और आपकी जो स्टेजेस होते हैं, इसमें जो मिल के बनता है मैच्योरिटी। मैच्योरिटी जैसे आपको पता है कि मान लीजिए कि कोई बच्चा है और वह बच्चा 7 महीने का है, और आपको यह जरूर पता है कि बच्चा चलना प्रारंभ कर देता है 9 से 11 महीने। जनरली एवरेज मैं बात कर रहा हूँ, ये हर बच्चे पर लागू नहीं होता है। तो अगर मैं 7 महीने के बच्चे को लेकर और वोकर के द्वारा या दुनिया का कोई भी साधन जो उसको चलने का सिखा दे, मैं अगर प्रयास करूं और उसको ला कर दे दूं और उसको अभ्यास भी करा दूं, कितना भी प्रैक्टिस करवा दूं, तो क्या वह मेरा बच्चा 7 महीने में चलना सीख जाएगा? तो बिल्कुल नहीं सीखेगा। क्यों नहीं सीखेगा? क्योंकि उसमें मैच्योरिटी नहीं आई, उसमें परिपक्वता नहीं आई। उसका जो शरीर है, उसका जो पैर है, उसमें अभी वह एबिलिटी नहीं आई और क्षमता नहीं आई है कि वह चल सके। और जब तक ये क्षमता नहीं आती है, परिपक्वता नहीं आती है, तब तक आप उस काम को नहीं करवा सकते। लेकिन मान लीजिए कि अगर कोई बच्चा है, आपको पता है कि 16 जो बच्चे होते हैं किशोरावस्था तक जाते जाते पूरी तरह से मैच्योर हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, और उसमें एक क्षमता आ जाती है रिप्रोडक्टिविटी का, जननात्मकता का, अपने जैसे बच्चे उत्पन्न करने का। तो उसको अगर हम कह सकते हैं कि उसमें मैच्योरिटी उत्पन्न हो गई। यानी हर चीज के लिए एक मैच्योरिटी होती है, एक परिपक्वता अवस्था होता है, और उसके बाद ही वह उस काम को करने के लायक हो जाता है। जैसे अगर मान लीजिए कि क्लास 2 का बच्चा है और उसे हम अभी से 3 का, 4 का, 5 का, हर क्लास का अगर हम उसको पढ़ाना शुरू कर दे, और यहाँ तक कि
हम उसे एक कह सकते हैं कि एक टीचर ट्रेनिंग तक का शिक्षा दे दे, तो क्या बच्चा उसको एडप्ट कर पाएगा, क्या उसको सीख पाएगा? तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको अभी क्षमता ही नहीं है। अभी ऐसा नहीं है कि आप बच्चे को एक बार जोड़ घटाव गुना भाग सिखाना शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। उसको हम एक मैच्योर बनाएंगे, परिपक्व बनाएंगे। सबसे पहले आप देखते हो कि बच्चे को हम लोग जब एडिशन सिखाते हैं तो इस तरीके से सिखाते हैं, वो बच्चा लाइन खींचकर उसको काउंट करता है, और अगर घटाना होता तो उसको मिटा मिटा के घटाता है। तो इस तरीके से हम उसको स्टेज बाय स्टेज ले चलते हैं, और जिसके कारण वह जो होते हैं अवस्थाओं से गुजरते हुए मैच्योरिटी तक प्राप्त करता है, और बाद में चलकर वह बिना लाइन खींचे हुए वह जोड़ देता है और मौखिक रूप से जवाब देना भी शुरू कर देता है। तो ये परमानेंट चेंजेस होता है, ये एक बार आ जाती है तो फिर ये समाप्त नहीं होती। हाँ, धीमा पड़ सकता है, स्लो हो सकता है, लेकिन कभी खत्म नहीं होगा। जैसे मैं अगर आपको लर्निंग चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, अगर मुझे इसका ज्ञान है, अगर मैं इसे 10 साल बाद भी आपको पढ़ाना चाहूँ तो ये समाप्त नहीं होगा, कंसेप्ट मेरा रहेगा। हाँ, हो सकता है कि मेरा स्टेप चेंज हो जाएगा, स्टेप वो नहीं रहेगा, पढ़ाने का तरीका वो नहीं रहेगा, लेकिन मैं भूलूंगा नहीं, फिर मैं 2-4 क्लास ले लूंगा तो फिर ये मेरे पूरी तरह से आ जाएगी। तो ये ऐसे चेंज जो परमानेंट चेंजेस होते हैं, परिवर्तन, अस्थायी परिवर्तन होते हैं। और तीसरा सीखने का जो तरीका होता है लर्निंग, वह डिजायर्ड चेंजेस इन बिहेवियर, यानी अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन। यानी बच्चे जब अपनी इच्छा के अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं, यानी इच्छा के अनुसार जो व्यवहार में परिवर्तन आता है, उसे ही हम लोग कहते हैं डिजायर्ड चेंजेस इन बिहेवियर, अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन। यानी अगर आपकी अभी इच्छा है कि मैं अपनी किताब का जो चैप्टर है लर्निंग, अधिगम या सीखना, मैं बैठकर पढ़ जाऊं पूरा, आपकी ये इच्छाएं हैं, और उसके कारण, पढ़ने के कारण या पढ़ने के लिए जो आपके अंदर से, जो आपके व्यवहार में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा, वही हमारा कहलाता है डिजायर्ड चेंजेस इन बिहेवियर। तो ध्यान रखिएगा, ये आप जो होते हैं डिजायर्ड चेंजेस जो होते हैं, वह आपके किसके अनुसार निर्भर करता है? आपके इच्छा के अनुसार। जैसे अगर मुझे अभी चाय बनाने का मन है, चाय पीने का शौक है, तो मेरी जो चाय पीने के शौक के कारण जो मेरे अंदर अभी उत्तेजना होगी, जो मेरे अंदर इच्छाएं होगी, मैं उसके लिए पहले क्या करूंगा? बर्तन को धोकर, बर्तन को स्टोव या जो आपके गैस उस पर चढ़ाऊंगा। उसके बाद मैं चीनी, उसमें वाटर यानी पानी और दूध, सारे चीज़ों को जब मैं व्यवस्था करना शुरू कर देता हूँ, क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ? क्योंकि मेरी ये इच्छाएं हैं, रुचि है। नहीं तो इस तरीके के कारण जो आपके व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा, वही आपके जो है अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन कहलाता है। कहता है कि लर्निंग जो होता है, अधिगम जो होता है, वो इंटेंशनल हो सकता है या इंसिडेंटल हो सकता है। देखिएगा ये क्या होता है, तो जब किसी उद्देश्य के साथ, इंटेंशनल समझिएगा, किसी उद्देश्य से जब हम सीखते हैं, ध्यान रखिएगा, जब किसी उद्देश्य से हम सीखते हैं तो वो इंटेंशनल होता है, और जब हम बिना उद्देश्य के किसी चीज को सीखते हैं तो वह जो होता है हमारा इंसिडेंटल कहलाता है। यानी अगर आपके अंदर एक एम है और उसी एम, लक्ष्य, उद्देश्य के प्रति समर्पित होते हुए आप किसी चीज को सीखना प्रारंभ करते हैं तो वो इंटेंशनल होता है। लेकिन आपके पास कोई एम नहीं है, आप काम किए जा रहे हैं, पढ़ाई किए जा रहे हैं, लेकिन तो ये जो होता है, यानी विदाउट एम जो होता है सीखने की प्रक्रिया, वह आपका इंसिडेंटल कहलाता है, जिसे हम एमलेस भी कहते हैं। मान लीजिए कि आप अभी इस चैनल को देख रहे हैं, तो क्यों देख रहे हैं? क्योंकि आपके पास एक एम है, आप जो है चाहते हैं कि मैं एक अच्छा टीचर बनूं, मैं एक अच्छा शिक्षक बनूं, और मैं अपने राष्ट्र निर्माण में एक भरपूर सहयोग दे सकूं, और मैं सीटेट को भी एक बढ़िया ढंग से अच्छे नंबर लेकर क्वालिफाई करूं। तो यहाँ जब आप एम के साथ इस चैनल को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, लर्निंग चैप्टर को देख रहे हैं, तो यह जो आपका है लर्निंग, वो कैसा है? इंटेंशनल है। लेकिन मान लीजिए कि कोई व्यक्ति मोबाइल को खोला, यूट्यूब पे गया, और उसको जब देख रहा था तो अचानक उसमें लर्नर आइज बाय वीआरपी चैनल आ गया, और उसने उस चैनल पे देखना, लर्निंग शुरू कर दिया। लेकिन उसकी इच्छाएं नहीं है कि मैं देखूं, क्योंकि सामने आया इसलिए उसने देखना प्रारंभ कर दिया। हाँ, उसे लगा कि मेरी गाना जो है अच्छी लग रही है, तो गाना सुनना प्रारंभ कर दिया। फिर देखा कि गाना खत्म हो गया तो बंद कर दिया।
तो ये जो बिना उद्देश्य के, विदाउट एम, एमलेस जो आप सीखने की प्रक्रिया करते हैं, वही आपका इंसिडेंटल कहलाता है। तो गौर कीजिएगा, सीखना दो तरीके से कर सकते हैं आप, इंटेंशनल और एक होगा इंसिडेंटल। लर्निंग, अधिगम या सीखना जो होता है फॉर्मल हो सकता है या इनफॉर्मल हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, फॉर्मल जो होता है वह किसी स्पेसिफिक एरिया में होता है, यानी किसी विशिष्ट क्षेत्रों में हो सकता है। जैसे यह हो सकता है क्लासरूम में हो सकता है, और कहाँ हो सकता है, यह आपका किसी ऑफिस में हो सकता है, या किसी स्कूल में हो सकता है, कॉलेज में हो सकता है, यूनिवर्सिटी में हो सकता है। यानी जब स्पेसिफिक एरियाज में हो, एक ऐसे क्षेत्रों में हो जहां पे आपको एक मैनर का पालन करना पड़ता है, एक ढंग का पालन करना पड़ता है, आपको मर्यादित ढंग से, अनुशासित ढंग से वहां के रूल रेगुलेशन को पालन करना पड़ता है। आपको वहां पे एक विशेष प्रकार की साजो सामान के साथ जाना पड़ता है, साजो सज्जा करके जाना पड़ता है, तो उसे हम कहते हैं औपचारिक। लेकिन जो इनफॉर्मल होते हैं, कहीं से भी, इनफॉर्मल जो होते हैं यह कहीं से भी सीखी जा सकती है। यानी आप किसी भी स्थान से, कहीं से भी सीखा जा सकता है। आप सड़क पर चलते चलते भी सीख सकते हैं, आप गांव या देहात में है तो खेत में जब जाते हैं तो वहाँ किसी चीज को देखकर भी सीख सकते हैं, और खेल के मैदान में, घर में, परिवार में, आस पड़ोस में, समाज में भी सीख सकते हैं। यानी इसमें किसी भी प्रकार की साजो सामान की जरूरत नहीं होती है, साजो सज्जा की जरूरत नहीं होती है। आप जिस रूप में है उसी रूप में आप सीखना प्रारंभ कर देते हैं, तो उसे हम कहते हैं अनौपचारिक। जैसे जब आप दोस्तों के साथ होते हैं तो क्या दोस्तों के साथ क्या आप मेकअप करके और तब बात करते हैं क्या, या आप अपने ड्रेस को पूरी तरह से सजा लेते हैं तब बात करते हैं क्या? लेकिन जब आप किसी पार्टी में होते हैं, किसी टीचर के पास होते हैं, तो वहाँ पे बैठने का ढंग, कपड़ा पहनने का ढंग, हर चीज को एक मैनर वे में करते हैं, तो वो फॉर्मल होते हैं। और जब आप वैसे, यानी कह सकते हो कि एक ऐसा जगह, एक ऐसी सीखने का प्रक्रिया जिसमें हम किसी भी प्रकार की बातों को ज्यादा सोचते नहीं है, जो मन में आता वो निकालना शुरू कर देते हैं। और जिस रूप में है, अगर आप जनरल रूप में है जो घर पे रहते हैं, उसी रूप में भी रहते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वो कहलाता है अनौपचारिक। यानी सिंपल एक लाइन में समझ जाइएगा कि एक ऐसी लर्निंग जिसमें हमें साजो सज्जा की जरूरत होती है, उसे हम फॉर्मल कहते हैं, औपचारिक कहते हैं। और जिसमें किसी भी प्रकार की साजो सामान, साजो सज्जा, कोट पैंट या ड्रेसअप की जरूरत नहीं होती है, उसी को अनौपचारिक शिक्षा के नाम से जानते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग, अधिगम की विशेषताएं। अधिगम की देखिए विशेषताएं होती है, इसकी कुछ क्वालिटी होती है, और वह क्या होती है? तो सबसे पहले समझिएगा कि जो हमारा अधिगम होता है वह कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। कंटिन्यूअस प्रोसेस यानी सतत चलने वाली प्रक्रिया है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, जो बर्थ टू टिल डेथ, यानी जन्म से मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। और यह सीखने की प्रक्रिया में कभी भी ये ज्यादा कम हो सकता है, लेकिन ये लगातार चलती रहेगी। ये जो होता है यूनिवर्सल होता है, यूनिवर्सल होता है, सार्वभौमिक होता है, सब जीवों में होता है, सारे लिविंग्स में होते हैं, सब जीवित, आपका चाहे पशु हो चाहे मनुष्य हो, सबों में यह प्रक्रिया चलती रहती है। यस, ध्यान रखेंगे इसको। उसके बाद यह जो होता है एक्टिव प्रोसेस है, ये सक्रिय प्रक्रिया है जो एक्टिव रूप से चलती रहती है। व्यवहार में परिवर्तन, चेंज इन बिहेवियर, जो आपके व्यवहार में परिवर्तन आते हैं उसे हम अधिगम कहते हैं, आपको पता भी होगा। तो अधिगम में एक विशेषताएं है कि व्यवहार में परिवर्तन होना
शुरू हो जाता है। मान लीजिए कि आप किसी नए जगह पर जाते हैं और आप किसी चीज को देखते हैं, और जब उसको देखकर आपका नजरिया, आपका व्यवहार में बदलाव आ जाता है, तो समझ जाइए कि आपके अंदर लर्निंग प्रोसेस चल रही है। नए व्यवहारों को खोजना, ये देखिएगा सर्च ऑफ न्यू बिहेवियर्स। इसमें क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं वो नया जो क्या होता है, जो व्यवहार उसके अंदर नहीं था पहले से, वह व्यवहार आना शुरू हो जाता है। और यह जन्म से होने वाली प्रक्रिया है। मतलब जब बच्चे कंसेप्शन से बर्थ यानी जन्म जब हो जाती है, बाय बर्थ यानी, तो जन्म के बाद ये प्रक्रिया शुरू होती है। ये इनेटेबिलिटी नहीं है, जन्मजात नहीं है, अर्जित प्रक्रिया है। जब बच्चे वातावरण में आते हैं, जब माहौल जिस प्रकार का उसको मिलता है, उसी प्रकार से वह अधिगम की प्रक्रिया चलती रहती है। तो अर्जित की जाती है, एक्वायर्ड की जाती है। हस्तांतरण होता है, ट्रांसफरेबल होता है। जब आप मान लीजिए कि लर्निंग चैप्टर हमसे आप सीख रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, लर्नर आइज वाई वीआरपी चैनल के माध्यम से, और जब आप इसी को आप किसी दूसरे में जाकर इन्हीं बातों को या इसमें कुछ चेंज करके, इसमें सृजनात्मकता लाकर, और जब आप उसे बताते हैं तो वह भी लर्निंग चैप्टर को बढ़िया से समझ जाता है, तो यह जो है स्थानांतरण कहलाता है। तो ये स्थानांतरण है, यानी हस्तांतरण होने वाली प्रक्रिया है। अधिगम जो होती है वह एक से दूसरे में जाने वाली। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके अंदर कोई ऐसा प्लेट लगा हुआ है अधिगम का जिसको निकाल कर दूसरे में आप सेट कर देंगे, ऐसी प्रक्रिया नहीं है। यह जो है आप अपने ज्ञान के, अपने मेंटल एबिलिटी के अनुसार आप उसे प्रदान करते हैं, और वह उस प्रकार से वह सीख लेता है और उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। तो ये आप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग अभी देखें। अधिगम जो होता है वह हस्तांतरण उसका किया जा सकता है, लेकिन कैसे किया जा सकता है? तो उसको करने के लिए आपको या तो टीचिंग के माध्यम से, शिक्षण के माध्यम से, या प्रैक्टिस या अभ्यास के माध्यम से हम अधिगम को हस्तांतरण या ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस और टीचिंग, और बहुत सारे व्यवस्थाएं हो सकती है। तो आइए आप हम जानते हैं लर्निंग को जानने के बाद मैच्योरिटी के बारे में कि व्हाट इज मैच्योरिटी। मैच्योरिटी इज ए फॉर्म ऑफ स्टेज एंड एक्सपीरियंस, यानी परिपक्वता जो होती है वह अवस्था प्लस अनुभव का मिला जुला रूप होता है। यानी जब आप अवस्थाएं आती है और अवस्था के साथ अनुभव भी आते रहते हैं, तो उसी को हम कहते हैं परिपक्वता। मान लीजिए कि एक 6 महीना का बच्चा है और उसे हम लाख प्रयास चलाने का कर ले, लेकिन चल नहीं पाता। क्यों? चूंकि उसकी अभी अवस्था नहीं है, और न उसके पास अभी अनुभव है, और न उसको मैच्योरिटी की प्राप्ति नहीं हुई है। लेकिन जिस दिन वो 9 से 11 महीने का हो जाएगा, या ज़्यादा या कम हो सकता है, तो उसमें मैच्योरिटी आ जाएगी, उसके शारीरिक जो परिवर्तन है वो हो जाएंगे, जिस चलने के लायक जो क्षमताएं होनी चाहिए वो उसमें आ जाएगी, तो बच्चा चलना प्रारंभ कर देगा। तो वो परिपक्वता आने के बाद ही संभव होती है। यानी हम सिंपल कह सकते हैं कि जो मैच्योरिटी होती है, किसी भी अवस्था को जो चीज़ों की जरूरत होती है उसे प्राप्त कर लेना मैच्योरिटी कहलाता है। यानी जिस चीज़ के लिए हमें ज़रूरत है और उस चीज़ को प्राप्त कर लेना मैच्योरिटी है। जैसे एक लड़की का प्यूबर्टी, वह संधि में प्रवेश करना, उसकी रिप्रोडक्टिविटी, जननात्मकता, उत्पादकता को एक परिपक्वता यानी प्रदान करती है। अब आइएगा, जो मैच्योरिटी होती है वह ये जो होता है आपका फिजिकल एस्पेक्ट होता है, शारीरिक पहलू होता है, जिसमें शरीर का में मैच्योरिटी आती है। यह जीवन पर्यंत नहीं होती है। जो हमारा मैच्योरिटी होती है, परिपक्वता होती है, वह किशोरा अवस्था के बाद लगभग रुक सी जाती है। व्यक्तिगत होती है, चूंकि व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है, इसलिए सभी व्यक्तियों का परिपक्वता समान ढंग से आए, सभी बच्चा 9 से 11 महीना में चलना प्रारंभ कर दे, यह जरूरी नहीं होती है। पोषण की अहम भूमिका, आप जानते हैं कि पोषण जो होता है, खान पान जो होता है, डाइट जो होता है, उसकी बहुत अहम भूमिका होती है। और खासकर जब बच्चे छोटे होते हैं तो उसे प्रोटीन की काफ़ी ज़रूरत होती है,
चूंकि उसके शरीर के निर्माण की प्रक्रिया चलती रहती है। और ध्यान रखिएगा, अगर किसी लड़की को, अगर मान लीजिए 8 साल की लड़की है, अगर उसे प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा दे दी जाए और खूब खिला दी जाए तो उसकी जो जनन क्षमता है वह 8 साल के बाद तुरंत आ जाएगी, क्योंकि जो अहम भूमिका होती है पोषण की, यानी शरीर में जल्दी परिपक्वता आ जाएगा। या किसी भी व्यक्ति को जब आप प्रोटीन देंगे तो शरीर के ऊतकों का निर्माण होगा और जिस अवस्था को प्राप्त करना चाहते हो वह जल्दी कर। लेकिन ऐसा नहीं है कि छोटा बच्चा को प्रोटीन खिला के हम बूढ़ा बना सकते हैं, तो ऐसा नहीं है, लेकिन मैच्योरिटी ला सकते हैं समय से पहले। परिपक्वता में अभ्यास का कोई महत्व नहीं होता। देखिएगा, मैच्योरिटी में आप अभ्यास का उतना महत्व नहीं होता है, क्योंकि यह जो होता है अवस्था और अनुभव दोनों का मिला रूप होता है। ऐसा नहीं है कि आप जो है किसी व्यक्ति में परिपक्वता को अभ्यास के द्वारा ला सकते हैं, वह अपने समय पर ही आएगा। जैसे बच्चे का, अगर आप चाहते हैं कि हम शारीरिक विकास करें और अभी 4 साल का बच्चा है और उसे हम 20 साल वाला शरीर चाहते हैं परिपक्व, तो क्या संभव है? हम कितना भी अभ्यास करा लें, नहीं संभव है। परिपक्वता अधिगम को आगे बढ़ाती है। ये मैच्योरिटी जो होती है वह लर्निंग को आगे बढ़ाने का करती है। मैच्योरिटी लीड्स लर्निंग, न कि लर्निंग लीड्स मैच्योरिटी। यानी परिपक्वता से अधिगम होता है, अधिगम से परिपक्वता नहीं आती है। इसलिए आप समय से पहले किसी बच्चे में जो परिवर्तन चाहते हैं, परिपक्वता चाहते हैं, वह नहीं आ सकती है। तो ध्यान रखेंगे इस चैप्टर को। और अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्याएं नजर आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखे, और मैंने सीडीपी का बहुत सारे वीडियो अपलोड कर दिया, आप जाकर देख सकते हैं इस चैनल पे। और आने वाले समय में मैं एक से बढ़कर एक आपके लिए सीडीपी का कोर्स लाता रहूंगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब कमेंट करें, और बेल आइकन ऑल पर प्रेस करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और जितना हो सके मैं आपके लिए क्वालिटेटिव वीडियो बनाता रहूंगा। तो आप बने रहे इस चैनल पर, लगातार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैप्टर को मन लगाकर इच्छा, डिजायरेबल चेंजेस करते हुए और अपने लक्ष्य की ओर लगातार साधते रहे, क्योंकि सफलताएं किसी एक रोज में नहीं मिलती है। देयर इज नो शॉर्टकट वे टू सक्सेस। सफलता का कोई जो होता है वह शॉर्टकट रास्ता नहीं होता है, ये मेहनत की जाती है। जितना ज़्यादा मेहनत होगा, जितना अच्छा गाइडलाइन होगा, जितना ज़्यादा आपका प्रॉपर गाइडेंस होगा, सही दिशा में अगर आप करेंगे तो आपको जल्दी ही अधिगम की प्राप्ति हो जाएगी। तो ध्यान रखेंगे। आज बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।